करो, मेरे खाला के फूफी के चचेरे मौसी के भाई के इकलौते बेटे को बाहर निकालो। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में एक जलती हुई हवेली के सामने बर्तन के खनकने जैसी एक आवाज गूंज रही थी। उस आवाज और वो हवेली दोनों की मालकिन चांद बीबी को काटते हुए उनके 80 साल के शौहर अब्दुल्ला बोल उठे, अरे बस करो बेगम, एक नंबर का आलसी है वो लड़का, जलते हुए घर में सो रहा है नालायक, तकिया पकड़कर। आग वाले भाई साहब, आप पहले मेरे नूरजहां को बाहर लाइए। फायर ब्रिगेड के आदमी कंधे पे एक सीढ़ी उठाए हांफते हुए आ पहुंचे और उनके पीछे चिल्लाते हुए पहुंचा सीढ़ी का मालिक। ये लोग अपने घर में बाबा आदम के जमाने के सामान इकट्ठा करके हैं, आग तो लगनी ही थी, इसके लिए आप मेरी नई सीढ़ी को क्यों कुर्बान कर रहे हो? सीढ़ी के मालिक की बातों को नजरअंदाज करते हुए फायरमैन हवेली तक सीढ़ी लगाता है और पूछता है, किधर होगी आपकी नूरजहां? अब्दुल्ला ने कहा, रसोई में ही पड़ी रहती है, देखो चूल्हे के ऊपर बैठी होगी। फायर ब्रिगेड वाला चौंक कर पूछा, चूल्हे के ऊपर बैठी है आपकी छोटी बेगम? चांद बीबी ने अपना सर पीटते हुए कहा, नामाकूल बेगम नहीं, बिल्ली है इनकी। अब्दुल्ला ने बड़े शान से इतराते हुए कहा, कोई मामूली नस्ल की बिल्ली नहीं है मियाँ, पर्शियन कैट है, पर्शियन। हमारे घर में फर्नीचर से लेकर बिल्ली तक सब ईरानी है मियाँ, शाही ईरानी परिवार के खून के नस्ल से ताल्लुक है हमारा। अब्दुल्ला की शाही वंशावली, फायरमैन की मेहनत और सीढ़ी के मालिक की नाराजगी सब एक क्षण के लिए शांत हो जाती है जब वो लोग देखते हैं कि एक नौजवान लड़का सीधे उस जलती हुई हवेली में खुद जाता है। फायरमैन चौंक कर पूछता है, ये कौन है, कोई ईरानी रिश्तेदार? लेकिन मियाँ की बीवी ने सर हिलाया, इस लड़के को वो जानते तक नहीं थे। फायरमैन को ताज्जुब होता है और वो अपने आप से कहता है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहां से आ पहुंचा? और तभी सभी के आंखों के सामने देखते ही देख वो जलती हुई हवेली धड़ाम में गिर पड़ी, जिसकी आवाज सुन सब चिल्ला उठते हैं और सबसे ज्यादा चिल्लाता है खुद फायरमैन। और उनके बीच बिल्ली की मियाओ सुनाई देती है। बिल्ली जमीन के 5 फीट ऊपर बिना किसी खरोच के उस आग से बाहर आ रही होती है, क्योंकि वो उस 20 साल के अनजान लड़के के सर पर बैठी होती है। लड़के ने अपने दोनों हाथों में पुराने गुलदान, पेंटिंग और ग्रामोफोन थामे होते हैं। सारी चीजों को सावधानी से जमीन पर रखकर लड़के ने कहा, चिचा, जितना हो सके बचा लाया हूं आपके पुरखों की निशानियां। वो लोग हैरान नजरों से उस लड़के को देख रहे होते हैं। उन्हें देख वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, ये मत सोचिए कि अनमोल ने जो कुछ किया वो सब पैसों के लिए किया। हाँ, लेकिन आप लोग खुद ही लेना चाहते हो कुछ दुआ के रूप में तो कोई बात नहीं, वो वास दे दीजिए। एक बादशाही निशानी मेरे घर में भी रहे तो बढ़िया होगा। एक ही सांस लिए अनमोल अपनी सारी बात कह देता है और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, वो अपने सामने खड़ी खामोश भीड़ को पाता है जो उसे हैरत भरी नजरों से देख रही होती है। तभी चांद बीबी आगे बढ़ती है और कहती है, एक नहीं 2 वास लेके जाओ, बस मेरे खाला के फूफी के चचेरे मौसी के भाई के इकलौते बेटे को भी बाहर लेकर आ जाओ। 1 घंटे बाद 2 हाथ में 2 वास पकड़े हुए ओल्ड सिटी के रास्ते से अनमोल भाग रहा होता है, खुशी से नहीं, जलन से। उसके हाथ बुरी तरह से आग में झुलस चुके थे, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो भागते हुए द ग्रेट इंडियन एंटीक शॉप पर जाता है और चीखते हुए कहता है, मदन जी, वो नॉल दीजिए मुझे जल्दी। ओल्ड सिटी के सबसे बड़े एंटीक शॉप, जहां पुराने जमाने के हैरत अंगेज नायाब चीजें खरीदने को मिलती हैं, इस दुकान के मालिक मदन गुप्ता चश्मे के ऊपर से अनमोल को देखकर कहता है, कितनी बार कहा है तुझसे अंदर आते वक्त दरवाजा बंद करके आने को, एसी की सारी ठंडक बाहर चली जाती है।
अनमोल खुद फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ दौड़कर बर्नॉल लगाते हुए राहत की सांस लेते हुए कहता है, जो चीज लाया हूँ देखकर आप भी भागने लगोगे। ये देखिए, बिल्कुल मुफ्त में ईरानी सल्तनत के वास, वो भी दो दो। आंखों के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़े मदन गुप्ता अब वास के तरफ बढ़ता है। वो वास की जांच के बाद चिल्ला उठा, ये ईरानी वास है? तो वो सामने फ्लाईओवर है ना, वो सम्राट पृथ्वीराज के टाइम का बना हुआ है। और मेरे इस दुकान पे अकबर बादशाह आते थे शॉपिंग करने जोधाबाई के साथ। 2 रुपए के वास उठा ले आया निकम्मे, नालायक। ऐसे कह रहा था मानो कोई शाही फरमान के साथ नगीने लाया हो। हट, एंटीक की समझ रत्ती भर है नहीं और ईरान की सल्तनत तक पहुंच गया। हमेशा फालतू चीजें उठा लाता है और असली चीजें छोड़ आता है। पूरा दिन बर्बाद किया नकली चीजों के पीछे। अनमोल के जले घाव की जलन कम तो हो गई थी, लेकिन असली दर्द तो अभी शुरू हुआ था, जो उसके आंखों में आंसुओं के रूप में बनकर जमा हो रहे थे। लेकिन उससे बेखबर मदन गुप्ता अनमोल पर चीखे जा रहा था। पता नहीं क्यों इस लाइन में पड़ा है तू। एंटीक पहचानने के लिए नजर चाहिए, पक्की नजर, बाज जैसी, जो भगवान ने तुझे दी ही नहीं है, समझा? तो इस लाइन से निकल और सबसे पहले मेरे सामने से निकल। ये ठेली पकड़ और दे आ असगर को 4 बजे नेकलेस रोड के पीछे वाले बस स्टॉप पे। तो पियोन के काम के लिए ही सही है। ठीक उसी वक्त अपने जले हुए घर के सामने बैठे चांद बीबी अपने पति अब्दुल्ला को समझा रही होती है। मैं क्या आपको बेवकूफ लगती हूँ जो उस पोटे को बादशाही ईरानी वास दे दूंगी? आपका मन रखने के लिए वो मेरे खाला के फूफी के चचेरे मौसी के भाई का बेटा लेके आया था जुमेरात बाजार से। कुछ आधे घंटे बाद पुराने बाजार की पुरानी दुकानों के सामने से गुजरते हुए अनमोल बड़बड़ा रहा था, बनना ही होगा मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीक सेलर। कैसे भी नजर तेज करनी होगी, बाज की तरह, एकदम पक्की नजर। उसे क्या पता था कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पे बैग लिए 2 लड़कियां उसे देख रही हैं। एक लड़की ने दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाय अल्लाह, कितना क्यूट है यार ये लड़का। पूरे हैदराबाद में इससे किरकिरा चीज नहीं मिलेगी। दूसरी ने कहा, हाँ, लेकिन पूरे हैदराबाद में इससे निकम्मा लड़का भी नहीं मिलेगा। अब्बू जान को क्या बताएगी कि लड़का डॉक्टर इंजीनियर छोड़ सरकारी नौकरी भी नहीं करता, एंटीक वाले मदन गुप्ता का मुलाजिम है। तभी पीछे से एक तीसरी लड़की बोल उठी, ओए, अब्बू को बताऊं तेरे, स्कूल से निकल के उनकी बेटी यहाँ वहाँ लड़के ताड़ने आती है। पीछे मुड़कर लड़कियां जैसे ही देखती हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उनके पीछे थी पुराने मोहल्ले की गब्बर जोया अली सिद्दीकी। जोया को देख वो दोनों लड़कियां गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज जोया दीदी, हमारे अब्बू से कुछ मत कहना, प्लीज प्लीज कुछ मत कहना। जोया ने शेरनी के जैसा दहाड़ते हुए उनसे कहा, चलो भागो यहाँ से, आइंदा मुझे यहाँ लठोरी करते हुए दिखाई मत देना, भागो। लड़कियां घर की ओर बढ़ जाती हैं और जोया बढ़ती है अनमोल की ओर। जोया के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आती है। जहाँ कुछ देर पहले उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, तुरंत ही वो गुस्सा अनमोल को देख प्यार में तब्दील हो जाता है। जोया अनमोल के पीछे से आवाज लगाती है, हीरो, बड़बड़ करना बंद भी करेगा कि खाना भी खाएगा? अनमोल जोया के हाथ में एक स्टील की टिफिन देखता है। वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं रे, 4 बजे मदन जी का सामान डिलीवर करने जाना है। जोया ने कहा, ओए चुप, 4 बजने में बहुत टाइम बाकी है। सुबह सुबह क्या कांड किया है तूने? सारे ओल्ड सिटी को पता लग चुका है। घर से कीमा पराठा बनाकर लाई हूँ तेरे लिए, ले खा ले। भूखा शेर जैसे शिकार को देख झपट पड़ता है, ठीक उसी तरह अनमोल पराठे के ऊपर टूट पड़ता है। अपने हाथों से अनमोल के शर्ट पर गिर रहे पराठों के मसाले को साफ करते हुए जोया ने कहा, सही कहते हैं लोग, पता नहीं क्यों पड़ा रहता है तू उस नीलाम एंटीक शॉप में। दिन रात मदन गुप्ता की गाली खाना तुझे क्या अच्छा लगता है? अनमोल बिना कुछ कहे खाना खा रहा होता है, लेकिन जोया कहती गई,
बचपन से जानती हूँ तुझे, इतना ब्रिलियंट है। मेडिकल में 3rd रैंक आया था और ना जाने स्पोर्ट्स में कितने कप्स और ट्रॉफी जीते हैं तूने। फिर भी यहाँ ओल्ड सिटी में ना जाने क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अनमोल पराठे ठूसते हुए कहता है, मजबूरी है मेरी, यही करना पड़ेगा, तू नहीं समझेगी जोया। जोया नाराजगी में कहती है, तो समझाना मुझे, किस मजबूरी के कारण से पड़ा है तू यहाँ एंटी की लाइन में। नहीं, आज तुझे बोलना ही पड़ेगा, तेरे बचपन की दोस्त हूँ कि नहीं, बोल। अनमोल खाते हुए रुक जाता है और जोया की तरफ कुछ देर देखते हुए कहता है, ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता दुनिया में। इससे पहले कि अनमोल कुछ आगे कह पाता, उसका फोन बज उठा। अनमोल अपने जेब से सस्ता वाला फीचर फोन निकालकर जोया से मुंह फेर लेता है और फोन में देख कहता है, अम्मी इस वक्त? वो फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ मम्मी। पापा क्या? कब? वो हड़बड़ाहट से फोन कट करता है और डर कर जोया से कहता है, जोया मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, पापा बेहोश हो गए हैं फिर से, उनसे उठा नहीं जा रहा। तभी जोया उसके हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहती है, टैक्सी ले ले, बस का इंतजार मत कर। उसके बाद अनमोल जितना तेज हो सके उतना तेजी से दौड़ता है। हरे रास्ते से भागते हुए अनमोल पागलों की तरह टैक्सी और ऑटो रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसी भागा दौड़ी में अनमोल एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसके पैरों से चप्पल तक अलग हो जाती है। उस पत्थर की चोट के कारण अनमोल के अंगूठे से खून बहने लगता है, लेकिन उसे ना तो खून बहने की परवाह होती है और ना ही किसी दर्द की। उसे तो बस अपने पापा के पास पहुंचने की धुन सवार होती है। रास्ते में भागते हुए अनमोल के दिमाग में काफी सारे सवाल डर की शक्ल में उसके सामने आ रहे होते हैं, जैसे कि क्या घर पहुंचने पर वो अपने पिता को सही सलामत देख पाएगा? ना जाने उसके पिता किस हाल में होंगे। ये सारे सवाल अनमोल को अंदर ही अंदर खाए जा रहे होते हैं। अनमोल के लिए उसके पिता ही सब कुछ होते हैं। आखिर उन्हीं के लिए तो अनमोल ने अपने करियर, कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ कुर्बान कर पुराने शहर के एक छोटी सी दुकान पर नौकरी कर रहा होता है। ये बात अलग है कि अनमोल के पिता उससे बात तक करना पसंद नहीं करते, लेकिन अनमोल की दुनिया सिर्फ उसके पिता के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही तो राज था अनमोल का, जो वो जोया से कहते कहते रह गया। आखिर क्या था वो राज? क्यों पड़ा है अनमोल सब कुछ छोड़कर पुराने शहर की छोटी सी दुकान में? क्या सही सलामत देख पाएगा अनमोल अपने पिता को? और अपने घर के रास्ते से जाते हुए ऐसा क्या होने वाला है अनमोल के साथ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM।